नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों सोचिए, दो देश के बीच सीमा को लेकर विवाद हो। एक देश कहे ये जमीन हमारी है, दूसरा देश कहे नहीं, सीमा यहां से गुजरती है। लेकिन तभी एक ऐसा सवाल सामने आए जो पूरे विवाद की जड़ तक पहुंच जाए। जिस ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर सीमा की कहानी शुरू होती है, उसकी ओरिजिनल साइंड कॉपी आखिर है कहां? यही सवाल आज नेपाल के संसद में उठा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि नेपाल के पास 1816 की सुगौली संधि की ऑफिशियल साइंड कॉपी मौजूद है भी या नहीं। और ध्यान रखिए, ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं, ये सवाल संसद में उठा है क्योंकि करीब 210 साल पुरानी यही संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सीमा व्यवस्था की ऐतिहासिक बुनियाद मानी जाती है। तो अब असली सवाल है, अगर ओरिजिनल दस्तावेज ही नेपाल के पास नहीं मिल रहा, तो क्या इससे भारत नेपाल सीमा विवाद की तस्वीर बदल सकती है? क्या नेपाल का दावा कमजोर होगा? क्या भारत को इससे कोई रणनीतिक फायदा मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, 1816 के एक संधि को लेकर 2026 में अचानक इतनी हलचल क्यों मच गई? आज की कहानी सिर्फ एक पुराने कागज की नहीं, बल्कि उस कागज से जुड़ी पूरी सीमा, इतिहास और कूटनीति की। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस परिवार की जब एक एक करके संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अंदर एक फील होता है, एक महसूस होता है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है, नेपाल के पास सुगौली संधि की मूल प्रति नहीं, विदेश मंत्री ने संसद में दिया चौंकाने वाला बयान। और आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है, शिशिर खनाल है जो कि नेपाल के विदेश मंत्री। अब थोड़ा सा हम लोग इतिहास में चलते हैं और इतिहास में चलते हुए सारी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि ये सुगौली की संधि जो है वो है क्या और 1816 में क्या हुआ था। हालांकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे या उन्होंने सुगौली की संधि के टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखा होगा। तो सबको ध्यान में रखते हुए एक बार हम ब्रीफ डिस्कशन कर देते हैं कि सुगौली की ट्रीटी है क्या। साथियों, इसके लिए हमें 210 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1815। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एंग्लो नेपाल वॉर चल चुका था। युद्ध में नेपाल को नुकसान हुआ और उसके बाद एक संधि की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और इसके सामने जो संधि आई उसी को सुगौली की संधि या ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से जाना जाता है। यह संधि 1815 में साइंड हुई और 1816 में रेटिफाई हुई। इसने नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के बीच टेरिटोरियल अरेंजमेंट को काफी हद तक डिफाइन किया। संधि के तहत नेपाल के नेपाल को जो है वो बड़े भूभाग को छोड़ना पड़ा और यहीं से हमारी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि ट्रीटी में काली रिवर का भी उल्लेख किया गया है। और आज जब हम काला पानी, लिम्पियाधुरा या लिपू लेक विवाद की बात करते हैं तो काली या महाकाली रिवर की पहचान और उसके उद्गम का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी एक तरफ 1816 की संधि, दूसरी तरफ हिस्टोरिकल मैप और तीसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी, इन तीनों को साथ रखे बिना आज के इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को समझना मुश्किल है। लेकिन 2026 में अचानक पुरानी संधि क्यों चर्चा में आ गई, यहां से भी हमें बात करना है। 2019 में भी यह सवाल उठा था कि मूल प्रति कहां है। उस समय प्रदीप ग्यावाली जो थे वो विदेश मंत्री थे। उस समय इस पर बात उठा था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, दस्तावेज की खोज, वैज्ञानिक जांच, ये सारी की सारी घटनाएं उस समय घटी थी। साथियों, कहानी में नया ट्विस्ट आता है भारत और चीन के बीच लिपू लेक ट्रेड रूट जो 1 अगस्त से फिर शुरू हो चुका है उसको लेकर। तो लिपू लेक ट्रेड को फिर से खोलने को लेकर एग्रीमेंट की खबर सामने आई। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि नेपाल लिपू लेक को अपना टेरिटोरियल क्लेम मानता है और यहीं से पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट फिर से हेडलाइंस में आ जाता है। काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, 3 नाम, लेकिन इनके पीछे एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। नेपाल का कहना है कि उसके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और मैप उसके क्लेम को सपोर्ट करते हैं। भारत का पोजीशन अलग है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि सीमा का हिस्टोरिकल फाउंडेशन आखिर क्या था। और यही सुगौली ट्रीटी फिर सामने आती है। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रीटी तक सीमित नहीं है, क्योंकि असली विवाद इस बात पर है कि सुगौली ट्रीटी में जिस काली रिवर को बाउंड्री रेफरेंस बनाया गया था उसकी वास्तविक पहचान और सोर्स क्या है। और यही सवाल आज भी इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बना हुआ है।
अब जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उस खुलासे पे भी हम आ जाते हैं। तो मूल प्रतियां ही नहीं मिली है, ये सबसे बड़ा खुलासा जो है वो हुआ। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने सोमवार को प्रतिनिधि सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास संधि से जुड़े दस्तावेज तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, दस्तावेज मौजूद है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से कौन सा दस्तावेज वास्तविक आधिकारिक संधि है, यानी कि कागज है, अभिलेख है, लेकिन मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज की प्रामाणिकता को लेकर स्पष्टता नहीं। और यह पहली बार नहीं है कि नेपाल में ऐसा सवाल उठा है। 2016 में भी जब नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह यानी कि ईपीजी ने भारत नेपाल संबंधों और 1950 की संधि की समीक्षा पर काम करना शुरू किया था, तब नेपाल की ओर से 1950 की संधि की मूल प्रति ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन मूल प्रति नहीं मिली थी। बाद में समिति को एक दूसरी प्रति उपलब्ध कराई गई और फिर सवाल और बड़ा हो गया कि मूल प्रति आखिर है कहां। हमने कहा कि 2019 में भी यही सवाल उठा था और यह भी बात महत्वपूर्ण है कि मुद्दा 2026 में पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में भी नेपाल की संसद में इस मामले को लेकर सवाल किया गया था। उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा था कि विदेश मंत्रालय के पास दोनों संधियों की प्रतियां मौजूद हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि मूल प्रतियां हैं या नहीं। उन्होंने दस्तावेजों की वैज्ञानिक जांच कराने की बात भी कही थी। साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेजों और मानचित्रों को भारत और ब्रिटेन में खोजने की बात सामने आई थी। मतलब नेपाल खुद कई वर्षों से इस सवाल से जूझ रहा है कि मूल प्रति आखिर कहां है, और अगर कोई प्रति उपलब्ध है तो क्या वह वही मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी दस्तावेज की सामान्य प्रति का उपलब्ध होना और उसके मूल आधिकारिक दस्तावेज का उपलब्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। साथियों, अब हम आते हैं सबसे ताजा घटनाक्रम पर, जो कि 22 जुलाई 2026 को नेपाल की राष्ट्रीय सभा में प्रत्यायोजित विधान और शासन समिति ने इस मामले की जांच के बाद कहा कि नेपाल में सुगौली संधि और 1950 की नेपाल भारत शांति और मैत्री संधि की मूल प्रतियां नहीं मिल सकी। समिति ने कई संभावित स्थानों पर खोज की, चाहे वो अभिलेखागार हो, पुस्तकालय हो, दस्तावेज भंडार हो, पुरातत्व विभाग हो, या नारायण हिट्टी राजमहल संग्रहालय हो, कानून मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, अन्य ऐतिहासिक अभिलेखागार हो, सब जगह जो है वो क्या किया गया, सर्च किया गया, लेकिन मूल प्रतियां नहीं मिली। अब जरा सोचिए ये बात कि ये कोई सामान्य सरकारी पत्र नहीं है, ये ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज है जिनका सीधा संबंध नेपाल के इतिहास और भारत के उसके संबंधों के साथ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज आखिर सुरक्षित क्यों नहीं रहे। क्या वे कभी नेपाल में थे? क्या वे किसी दूसरे अभिलेखागार में मौजूद हैं? क्या भारत या ब्रिटेन के अभिलेखागार में उनकी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध हैं, या नेपाल के पास मौजूद प्रतियों के ही बाद में वैज्ञानिक जांच के जरिए प्रामाणिकता तय की जाएगी? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए। अब इस पूरी कहानी को समझते समय एक बात बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि अगर नेपाल में मूल हस्ताक्षरित प्रति नहीं मिल रही तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि सुगौली संधि जो है वो समाप्त हो जाएगी, भारत नेपाल सीमा का कोई कानूनी आधार नहीं बचेगा। साथियों, ऐसा नहीं। ऐसा कहना इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा सरल बना देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी संधि का अस्तित्व केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी एक भौतिक मूल प्रति किसी एक अभिलेखागार में सुरक्षित है या नहीं। संधि से जुड़े आधिकारिक अभिलेख, उसका अनुमोदन और बाद में दोनों देशों के द्वारा अपनाई गई सरकारी प्रथाएं, ऐतिहासिक मानचित्र, आधिकारिक पत्राचार, अन्य दस्तावेजी प्रमाण भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि केवल मूल प्रति कहां है, बल्कि असली सवाल यह है कि नेपाल के पास कौन कौन से प्रमाणित अभिलेख मौजूद हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून की दृष्टि से उन प्रमाणों का महत्व कितना है। और यही इस पूरे विवाद का वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसमें क्षेत्र और सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान है। संधि के अनुच्छेद 3 में नेपाल के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ क्षेत्रों को सौंपने का भी उल्लेख मिलता है। वही संधि के अनुच्छेद 5 में काली नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर नेपाल के अधिकार से जुड़ी महत्वपूर्ण भाषा भी आती है। अब यही से आगे चलकर सीमा की व्याख्या का सवाल भी पैदा होता है कि काली नदी का उद्गम कहां से होता है, और यही प्रश्न आज के काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा विवाद के केंद्र में है। अगर नदी का उद्गम एक स्थान पर माना जाए तो सीमा की व्याख्या एक तरह से सामने आएगी, लेकिन अगर उद्गम किसी दूसरे स्थान को माना जाए तो क्षेत्रीय दावे की तस्वीर बदल सकती है। और इसी वजह से नदी का उद्गम केवल भूगोल का सवाल नहीं रह जाता, वह बन जाता है भू राजनीति का सवाल।
साथियों अब थोड़ा सा इस लिपू लेक की कहानी को मैप पर भी हम देखें, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक। भारत कहता है कि यहां से काली नदी का उद्गम हुआ है। नेपाल कहता है कि लिम्पियाधुरा से काली नदी का जो है वो उद्गम हुआ है और इसी को लेकर पूरा विवाद है। साथियों आप अपने स्क्रीन पर जब देखें तो ये हिमालय का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है और एक और भारत, दूसरी ओर नेपाल और उत्तर में आपको चीन देखने को मिल रहा है। इन तीनों के रणनीतिक संगम के पास एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम जो है वो है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख केवल एक पर्वतीय दर्रा नहीं है, यह व्यापार और संपर्क की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच व्यापार मार्ग के रूप में इसका रणनीतिक महत्व है और नेपाल इसी क्षेत्र पर अपना क्षेत्रीय दावा रखता है। इसलिए जब भारत और चीन लिपुलेख व्यापार मार्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं तो नेपाल के लिए यह केवल व्यापार का सवाल नहीं रह जाता, उसके लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय दावे का प्रश्न भी बन जाता है। जब नेपाल अपने क्षेत्रीय दावे की बात करता है तो स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक प्रमाण सामने आते हैं, मानचित्र सामने आते हैं, संधियां सामने आती हैं और अब मूल संधियों की उपलब्धता भी एक सवाल बन जाती है। यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अगर हम प्रश्न कहें कि क्या नेपाल का दावा इससे कमजोर हो जाएगा, साथियों सीधा जवाब सिर्फ मूल प्रति नेपाल में नहीं मिलने से अपने आप किसी क्षेत्र के दावे का फैसला नहीं होता, लेकिन दस्तावेजी प्रमाण को लेकर बहस जरूर जटिल हो सकती, क्योंकि सीमा विवादों में दस्तावेजों की प्रामाणिकता और उत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण होती। दस्तावेज किसने तैयार किया, कब तैयार किया, किसने उस पर हस्ताक्षर किए, क्या उसकी प्रमाणित प्रति दूसरे पक्ष के पास मौजूद है कि नहीं, उस समय के मानचित्र क्या बता रहे हैं, उसके बाद दोनों देशों ने जमीन पर क्या व्यवहार किया, आधिकारिक पत्राचार क्या कहता है, सीमा चिन्ह और सर्वेक्षण क्या बताते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों देशों ने पिछले कई दशकों से उस सीमा को किस तरह से माना और उसके साथ कैसा व्यवहार किया। इसलिए किसी एक दस्तावेज को आधार बनाकर पूरे सीमा विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता। असली तस्वीर कई प्रकार के ऐतिहासिक, कानूनी, व्यवहारिक प्रमाणों को एक साथ देखने से सामने आती। अब भारत के नजरिए से अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो भारत के लिए यह मामला जो है केवल नेपाल के साथ ऐतिहासिक मतभेद का मामला नहीं है साथियों, यह हिमालय की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसमें चीन का पहलू, व्यापार मार्ग, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सीमा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। भारत और नेपाल के संबंध किसी सामान्य पड़ोसी देश के संबंध जैसे नहीं है। दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर यानी कि खुली सीमा है, लोगों के बीच पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हैं, व्यापार है, रोजगार के अवसर है, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसलिए जब सीमा विवाद बढ़ता है तो उसका असर केवल दिल्ली और काठमांडू के कूटनीतिक कब्रों तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव सीमा से जुड़े स्थानीय समुदाय, व्यापार, आवागमन और दोनों देशों के व्यापक जनसंपर्क पर भी पड़ सकता है। तो फिर नेपाल के लिए इसके क्या मायने हैं साथियों? साथियों नेपाल के लिए मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। भारत के लिए इसका मतलब तो हमने देखा, अब नेपाल के लिए क्यों संवेदनशील है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा कि एक लैंडलॉक कंट्री है, उसकी रणनीतिक स्थिति भारत और चीन के बीच है। ऐसे में नेपाल की विदेश नीति में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण नेपाल की राजनीति में भारत से जुड़ी संधियां समय समय पर बहस का विषय बनती है। खासकर 1950 की शांति और मैत्री संधि, नेपाल के कुछ राजनीतिक समूह लंबे समय से इसे असमान संधि बताते हैं, जबकि भारत नेपाल संबंधों में यह संधि लंबे समय से एक महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज रही है। और अब नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि नेपाल अपनी संधियों और समझौतों की राष्ट्रीय हित के आधार पर समीक्षा करेगा। तो ऐसे में सुगौली की संधि और 1950 की संधि से जुड़े दस्तावेजों की उपलब्धता का सवाल केवल इतिहास तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह नेपाल की वर्तमान विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के बहस से भी जुड़ जाता है। अब है कि कितने संधियों की जो है नेपाल के पास 655 संधियों की समीक्षा है, जिसमें 412 द्विपक्षीय हैं, 243 बहुपक्षीय हैं, 55 संशोधित या समाप्त हैं और लगभग 600 के आसपास समीक्षा वाले हैं। तो प्रश्न यही है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि नेपाल के विदेश मंत्री के अनुसार नेपाल के पास कुल 655 संधियां और समझौते हैं, जिनमें से हमने 412 के बारे में, 243 के बारे में सब बात किया है कि 55 संधियां, समझौते समाप्त, सारी बातें आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही। ठीक, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल भारत से जुड़ी संधियों की बात नहीं है। नेपाल व्यापक स्तर पर अपनी संधि व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कर रहा है, लेकिन भारत नेपाल संबंधों में इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते और संधियां मौजूद हैं और सीमा विवाद पहले से ही बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए यदि पुरानी संधियों की समीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इसका प्रभाव केवल कूटनीतिक संबंधों पर नहीं, बल्कि सीमा, व्यापार, सुरक्षा, द्विपक्षीय सहयोग जैसे कई सारे क्षेत्रों में जो है वो पड़ सकता है। तो क्या नेपाल पुरानी संधियों को बदल सकता है? एक और ज्यादा प्रश्न।
साथ ही यहां भी एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। नेपाल एक तरफा तरीके से किसी द्विपक्षीय संधि को केवल यह कहकर नहीं बदल सकता है कि अब वह उसे स्वीकार नहीं करता। विदेश मंत्री ने भी संसद में कहा कि किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि की समीक्षा, संशोधन या नवीनीकरण संबंधित दूसरे पक्ष अथवा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पारस्परिक सहमति पर निर्भर है। यानी अगर नेपाल किसी संधि में बदलाव चाहता है तो उसे संबंधित पक्ष के साथ बातचीत और सहमति की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और यही कूटनीति का वास्तविक पक्ष है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दावा करना आसान है, दस्तावेज प्रस्तुत करना आसान है, लेकिन दूसरे देश के साथ सहमति बनाना सबसे कठिन हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि मूल प्रति आखिरकार गई कहां, कहां चला गया। साथियों, यही हमारी कहानी फिर शुरुआत वाले सवाल पर लौटती है कि 1816 की सुगौली संधि और 1925 की शांति और मैत्री संधि दोनों के मूल दस्तावेज नेपाल में ढूंढे नहीं जा सके। 2016 में भी 1950 की संधि की मूल प्रति ढूंढने का प्रयास हुआ, 2019 में भी हुआ, 2026 में भी हुआ, लेकिन आज तक मूल प्रति क्यों नहीं आई। साथियों, पहली बात इससे हमें यह समझ में आ रहा है, जो संभावना है ये है कि मूल दस्तावेज किसी दूसरे अभिलेखागार में हो सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि उनकी प्रामाणिकता प्रतियां दूसरे देशों के अभिलेखागार में उपलब्ध हो सकती है। और तीसरी, नेपाल और मौजूद दस्तावेज की वैज्ञानिक और अभिलेखीय जांच के माध्यम से उनकी प्रामाणिकता तय की जा सकती है। चौथी बात यह है कि ऐतिहासिक मानचित्र और आधिकारिक पत्राचार इस प्रमाण श्रृंखला को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली जांच अब शुरू होगी। तो क्या ब्रिटेन के अभिलेखागार महत्वपूर्ण हो सकते हैं? क्या ब्रिटेन के अभिलेखागार में जो है ये हो सकता है? साथियों, क्योंकि सुगौली की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुई थी, इसलिए ब्रिटिश काल के अभिलेखागारों का महत्व स्वाभाविक है। पुराने मानचित्र, आधिकारिक पत्राचार, प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण संबंधी दस्तावेज, संधि की प्रतियां और उसके अनुमोदन से जुड़े रिकॉर्ड, इन सभी को एक साथ देखने पर उस समय की सीमा व्यवस्था की तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकती है। इसी वजह से नेपाल पहले भी भारत और ब्रिटेन में ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा मानचित्र की खोज की बात कर चुका है और आगे भी ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच एक महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है। लेकिन सीमा केवल कागज पर नहीं होती, सीमा जमीन पर भी होती है। वहां सीमा स्तंभ होते हैं, सर्वेक्षण के अभिलेख होते हैं, स्थानीय प्रशासन होता है, मानचित्र होता है और दशकों से चली आ रही सरकारी गतिविधियां होती। इसलिए अगर भारत और नेपाल कभी इस प्रकार के सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते हैं तो केवल पुराने दस्तावेजों की लड़ाई से बात आगे नहीं बढ़ेगी। दोनों देशों को एक साथ बैठना होगा, ऐतिहासिक दस्तावेजों की तुलना करनी होगी, मानचित्रों का सत्यापन करना होगा, आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त सर्वेक्षण करना होगा, विभाजित क्षेत्रों के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार व्यवस्था बनानी होगी। यानी समाधान केवल इतिहास में नहीं बल्कि इतिहास और वर्तमान वास्तविकता दोनों को साथ रखकर ढूंढा जा सकता है। और यही वजह है कि सुगौली की संधि की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है। अगर आप इसे केवल 1816 की एक पुरानी संधि के रूप में समझेंगे तो आधी कहानी ही समझ पाएंगे। असल में यह कहानी तीन अलग अलग समय को जोड़ती है: 1816 की सुगौली संधि, 1950 भारत नेपाल शांति मैत्री संधि और 2026 लिपुलेख विवाद और पुरानी संधियों की समीक्षा की नई बहस। इन तीनों को एक साथ रखिए तो एक बड़ा परिदृश्य दिखाई देगा कि नेपाल अपनी विदेश नीति और पुराने समझौते पर फिर से समीक्षा करना चाहता है। भारत अपने रणनीतिक हितों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देख रहा है। चीन भी हिमालय संपर्क और क्षेत्रीय भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इन सब के बीच नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए 1816 की एक संधि आज भी केवल इतिहास का विषय नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की वर्तमान भू राजनीति का भी हिस्सा है। तो क्या भारत नेपाल संबंध इससे खराब हो सकते हैं? साथियों, ये जरूरी नहीं है। यही बात तो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत नेपाल संबंध केवल सीमा पर आधारित नहीं है। दोनों देशों के बीच में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जन से जन संबंध है, आर्थिक संबंध है। तो इतना आसान नहीं ये कहना कि दोनों देशों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। तो पूरी कहानी का सार यही है साथियों कि नेपाल में सुगौली संधि से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन मूल आधिकारिक प्रति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। 2016, 19 और 26 इस पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन केवल मूल प्रति ना मिलने से भारत नेपाल सीमा विवाद का कानूनी फैसला नहीं हो जाता। ऐतिहासिक मानचित्र, सरकारी अभिलेख, सर्वेक्षण और दोनों देशों के लंबे समय की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण है। और आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज का विवाद जो है इसी बात को जो है समझाता है, इसी बात को जो है दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है वह इस कानूनी फैसले के माध्यम से जो है इसको सही किया जा सकता है। आज का लिपुलेख विवाद यह दिखाता है कि 1816 की संधि आज भी हिमालय भू राजनीति में प्रासंगिक है। इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मूल संधि कहां है, बल्कि यह है कि भारत और नेपाल उसके आधार पर सीमा को आज किस तरह समझते हैं। समाधान दस्तावेजों की लड़ाई में नहीं बल्कि प्रमाणों की जांच, संयुक्त सर्वेक्षण और बातचीत के जरिए पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान निकालने में, क्योंकि इतिहास
बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से सीखकर भविष्य जरूर बदला जा सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया, शेयर नहीं किया, शेयर कर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। वीडियो को लाइक अगर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, शेयर करते हैं तो इसकी रीच ज्यादा होती है, और सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो फिर हम आप एक साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए, आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मिलकर बढ़े, साथ मिलकर सफल हो। और ये जियो पॉलिटिकल एनालाइज चैनल है जिस पर आप जुड़े हुए हैं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।